इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा HSTG, TPGT, नेट, JRF, KVS, NVS, GIC, LT, BPSC 3.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है और रिवीजन की भी दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दस्तरी आकार के अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा प्रस्तावित की गई किसके द्वारा? हिक्स द्वारा, स्टिग्लर द्वारा, स्लेटस्की द्वारा, रॉबिन्सन द्वारा। तो दस्तरी आकार के अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा जो है वह स्टिग्लर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। बी ऑप्शन सही है। क्या है? प्रोफेसर स्टिग्लर एवं रॉबिन्सन लागत विश्लेषण का आधुनिक ढांचा ड्रा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि अल्पकाल में क्या होता है, मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट यू आकार की होती है, लेकिन दीर्घकाल में मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट यू आकार के नहीं होते। इसका मतलब है कि आधुनिक लागत सिद्धांत परंपरावादी विचारधारा से कहीं ना कहीं भिन्न हो जाता है। अल्पकालीन एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट आधुनिक दृष्टिकोण स्तर पर अगर देखा जाए तो स्टिग्लर एवं रॉबिन्सन कहते हैं कि शार्ट टाइम में अल्पकालीन एवरेज कास्ट जो और मार्जिनल कास्ट अल्पकाल में यू आकार का होता है, पर SAC और SMC अल्पकाल में यू आकार का जो आकार होता है वह तस्तरी नुमा होता है। तस्तरी नुमा का मतलब होता है ये ऐसे ही इस आकार का होता है, तस्तरी नुमा होता है। इसका मतलब है जब फर्म उत्पादन है तो मशीन प्लांट का निर्माण करती है तो वह अतिरिक्त क्षमता के साथ निर्माण करती है ताकि बार बार बदलना न पड़े। परंपरागत AFC जो है वह परंपरागत AFC आयताकार अतिपरवलय होता है, ये परंपरागत AFC है। और अगर आधुनिक अर्थशास्त्र में जो है AFC की बात की जाए तो यह AFC ये हो जाता है, इस प्रकार से थोड़ा सा लंबवत रूप ले लेता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है अल्पकाल में AC वक्र का आकार तस्तरी नुमा होता है। ये AC जो है अल्पकाल में यह ऐसा होता है SAC, क्योंकि आरंभ में वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू होता है जो तेजी से लागू होने की वजह से लागत तीव्रता के साथ घटती चली जाती है। X इसको मान लेते हैं X और X2 और X2 तक औसत लागत स्थिर हो जाती है और AC में वृद्धि लंबे समय तक नहीं होती है, क्योंकि फर्म एवं प्लांट ने स्थापित होने के समय अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर रखा है, जिससे उत्पादन का ह्रासमान नियम एक निश्चित समय के बाद लागू होता है। X2 इस वाले बिंदु पर X2 के बाद उत्पादन बढ़ने पर AC तेजी से बढ़ने लगती है, अर्थात उत्पादन का ह्रासमान नियम लागू हो जाता है, जिससे क्या होता है, लागत बढ़ती चली जाती है। और दीर्घकालीन AC और MC आधुनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो तकनीक परिवर्तन होता रहता है और क्लासिकल तकनीक परिवर्तन को तटस्थ मानते हैं। दीर्घकालीन ये आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, तकनीक परिवर्तन मानते हैं और क्लासिकल अर्थशास्त्री को तकनीक तटस्थ को मानते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री पूरी तरह से इसका खंडन कर देते हैं और कहते हैं कि अनुभवगम्य विश्लेषण से पता चलता है कि LAC दीर्घकाल में यू आकार की नहीं होती है। उन्होंने LAC दीर्घकाल में L आकार की होने की बात कही है। दीर्घकाल में LAC जो है L आकार की होती है। व्यवहारिक जीवन में कई फर्मों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि आरंभ में फर्म जब दीर्घकाल में पैमाने का विस्तार करती है तो पैमाने का वर्धमान नियम लागू होता है और पैमाने के वर्धमान नियम जो है वह होने के कारण उत्पादन में वृद्धि होने पर AC तेजी के साथ घटती चली जाती है, जिससे और घटते घटते क्या होता है, एक न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है। AC क्या होती है, घटती चली जाती है और AC घटते घटते एक न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है, N पर पहुंच जाती है, LAC। कुछ तथ्यात्मक बात है, जैसे किस लागत सिद्धांत में तकनीक परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है, तो आधुनिक लागत सिद्धांत में तकनीक परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। और किस सिद्धांत में तकनीक परिवर्तन को तटस्थ माना जाता है, तो क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है तकनीक तटस्थ मानते हैं। क्लासिकल सिद्धांत में
SMC SAC होती है तो यू आकार की होती है, और आधुनिक सिद्धांत में SMC और SAC जो है तस्तरीनुमा होती है। यह आकार होता है आधुनिक आकार में। आधुनिक सिद्धांत में अल्पकाल में SMC तस्तरीनुमा क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक फर्म एक अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर लेती है, इससे क्या होता है SMC तस्तरीनुमा हो जाती है। इसके अलावा आधुनिक सिद्धांत में LAC का आकार कैसा होता है? तो आधुनिक सिद्धांत में LAC का आकार जो है वह L आकार का होता है, क्योंकि तकनीक प्रगति होती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें SMC SAC LAC के संबंध में थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है समलागत रेखा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? संसाधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, उत्पादक के बजट नियंत्रण रेखा, उपरोक्त सभी। तो LAC जो है समलागत रेखा को है सम कीमत रेखा, व्यय रेखा, उत्पादन की बजट रेखा, तीनों के नाम से जाना जाता है। 2 का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत पूरा कर पाती है कहलाता है संतुलन बिंदु, उत्पादन बंद होने का बिंदु, अधिकतम लाभ बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो वह बिंदु जहां पर फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है उस बिंदु को उत्पादन बंद होने का बिंदु कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति का नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का नियम क्रमशः संबंधित है। तो उत्पत्ति का नियम जो है वह अल्पकाल, उत्पत्ति का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंध रखता है, और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंध रखता है। तो उत्पत्ति का नियम और पैमाने का प्रतिफल, उत्पत्ति का नियम और पैमाने का प्रतिफल अल्पकाल एवं दीर्घकाल। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, इस नाम से भी जाना जाता है जे वक्र, एंजल वक्र, लिफाफा वक्र, फिलिप्स वक्र। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है लिफाफा वक्र, एनवेलप वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन में इसको जाने थे। अगला क्वेश्चन है किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? औसत लागत को, मौद्रिक लागत को, वास्तविक लागत को, सभी को। तो मौद्रिक लागत को आर्थिक लागत कहा जाता है। अगर लागत की बात की जाए तो लागत किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा जो व्यय किया जाता है वह वस्तु की लागत होती है, या कह सकते हैं किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए उत्पादक जो साधन लगाता है वही वस्तु की लागत है। लागत उत्पादन से ही निकलती है और लागत फलन स्वतंत्र फलन नहीं होता है। इससे उत्पादन फलन, यह जो है उत्पादन फलन से प्रस्तुत किया जाता है। लागत फलन उत्पादन फलन से निकलता है, इसलिए इसे व्युत्पन्न फलन भी कहा जाता है। अगर उत्पादन फलन अर्थशास्त्र में पूर्ति पक्ष का हिस्सा माना जाता है। लागत के अगर प्रकारों की बात की जाए तो मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ के अंतर्गत लागतें आती हैं। मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? तो किसी दिए हुए वस्तु को उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक जो मुद्रा वस्तु के उत्पादन पर खर्च करता है वही जो है उसकी मौद्रिक लागत होती है। मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? मौद्रिक लागत तो वह लागत जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्चा करता है उसी को मौद्रिक लागत कहते हैं। स्पष्ट लागत क्या है? वह लागत होती है जब एक उत्पादक दिए हुए वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो साधन बाजार में खरीद कर खर्च करता है उसे स्पष्ट लागत कहा जाता है। जैसे कच्चे माल, बिजली के लिए भुगतान, मजदूरी, इमारत का किराया, ब्याज, परिवहन एवं विज्ञापन पर जो खर्चा होता है, इन सबको स्पष्ट लागत कहते हैं। और स्पष्ट लागत को रजिस्टर में नोट किया जाता है, इसे इम्प्लिसिट कास्ट भी कहा जाता है। अस्पष्ट लागत क्या होता है? अस्पष्ट लागत एक उत्पादक दिए हुए उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जब घरेलू साधन को व्यय करता है, लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त या अस्पष्ट लागत कहते हैं। इसका लेखांकन रजिस्टर में नहीं किया जाता है। जैसे घरेलू साधन पर किए गए व्यय स्वयं की सेवाएं जो है अस्पष्ट लागत के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा सामान्य लाभ क्या होता है? सामान्य लाभ भी लागत का हिस्सा ही होता है। तो किसी उद्यमी या उत्पादक को व्यवसाय में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है उसे सामान्य लाभ कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री सामान्य लाभ को मौद्रिक लागत में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर सामान्य लाभ की बात की जाए, सामान्य लाभ बराबर होता है व्यक्त लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस मौद्रिक लागत बराबर होता है सामान्य लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लाभ। अगर वास्तविक लागत की बात की जाए तो वास्तविक लागत अत्यंत भ्रामक विचारधारा है। अनुपयोगिता मूल्य ही वास्तविक लागत होती है, क्योंकि अनुपयोगिता के मूल्य की माप करना
मुद्रा के रूप में संभव नहीं, इसलिए वास्तविक लागत की माप संभव नहीं है। अवसर लागत किसे कहते हैं? या उत्पादन संभावना, उत्पादन संभव वक्र या रूपांतरण वक्र। तो एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा उत्पादित करने के लिए जो दूसरे वस्तु की मात्रा का त्याग किया जाता है, वह त्याग ही उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत को रूपांतरण वक्र की सहायता से भी व्यक्त किया जाता है। रूपांतरण वक्र की सहायता से अवसर लागत को व्यक्त किया जाता है। जैसे यह स्थिर अवसर लागत को बताता है, जिसमें मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, समतल होता है। किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने हैं तो दूसरे वस्तु का त्याग जो है स्थिर रखा जाता है। इसमें अगला होता है ह्रासमान अवसर लागत। यह है ह्रासमान अवसर लागत। इसमें क्या होता है, यह उन्नतोदर होता है या घटता हुआ उन्नतोदर होता है, जिसमें किसी अतिरिक्त वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने हो त्याग जो है घटते हुए दर से करना पड़ता है। और बढ़ता हुआ वर्धमान अवसर लागत, इसमें जो है यह नतोदर होता है मूल बिंदु की ओर, इसमें त्याग जो है बढ़ते हुए दर से करना पड़ता है। इसी प्रकार से विशिष्ट साधन की अवसर लागत या वैकल्पिक लागत 0 होती है। विशिष्ट साधन का मतलब होता है जो सिर्फ एक काम के लिए प्रयोग किया जा सके, और अगर साधन अविशिष्ट है जिसको कई कामों में प्रयोग किया जा सकता है तो उसकी अवसर लागत जो है अधिक होती है। इसी प्रकार से आर्थिक आधार पर अगर लागत की बात की जाए तो आर्थिक आधार पर लागतें TFC टोटल फिक्स्ड कास्ट, TVC टोटल वेरिएबल कास्ट और TC 3 प्रकार की होती हैं। तो TFC क्या है? TFC को मुख्य रूप से पूरक लागत, संक कास्ट और ऊपरी लागत कहते हैं। यह नामकरण मार्शल द्वारा दिया गया है। इसके अलावा TFC का संबंध जो है उत्पादन से नहीं होता है, यह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है। TFC जो है अल्पकाल की वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? TFC कहते हैं। TFC की ढाल शून्य होती है और TFC उत्पादन बढ़ने या घटने पर TFC जो है स्थिर रहती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। यह TFC का आरेख है जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। TFC प्रारंभ में लगनी है तो लगनी है। इसके अलावा जो TVC होता है, TVC क्या होता है? TVC को प्राथमिक लागत कहा जाता है और अल्पकाल में उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से परिवर्तित प्रभावित होती है उसे TVC कहते हैं। इसे प्राथमिक लागत भी कहा जाता है। TVC 3 ढाल वाली होती है। TVC 3 ढाल वाली कैसे होती है? यह आरेख TVC का है, यह 3 ढाल वाली होती है। TVC 3 ढाल वाली होती है। इसी प्रकार से TC टोटल कास्ट क्या है? तो टोटल कास्ट बराबर होता है TFC प्लस TVC। TFC प्लस TVC, इसमें क्या होता है? TC मूल बिंदु के ऊपर से थोड़ा सा निकलती है, यह TVC या TC है। TC TFC और TVC का योग होता है और यह भी 3 ढाल वाली होती है। O और F के बीच TVC क्या होता है? कुल स्थिर लागत को व्यक्त करता है। तो यह लागत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसी प्रकार से TFC को AFC, TFC का संबंध जो होता है AFC से होता है, TVC का संबंध AVC से होता है और TC का संबंध AC से होता है। AFC क्या होता है? तो AFC वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है जो बताता है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर AFC घटती जाती है और उत्पादन में कमी होने पर AFC बढ़ती जाती है, जबकि उत्पादन में कमी या वृद्धि होने पर TFC अपरिवर्तित रहती है। तो AFC का आकार जो है आयताकार अतिपरवलय होता है जो उत्पादन में वृद्धि करने पर AFC क्या होती है? कम होने की बात करता है। AFC बराबर होता है AFC बराबर TFC अपान QX होता है AFC बराबर। इसके अलावा औसत परिवर्तनशील लागत, तो औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होता है AVC बराबर होता है TVC अपान Q। AVC यू आकार की होती है जबकि उत्पादन के तीनों नियम लागू होते हैं। इसके अलावा AC एवरेज कास्ट क्या होता है? AC बराबर, तो AC बराबर होता है AFC प्लस AVC। AFC हम लोग क्या निकाले हैं? एवरेज फिक्स्ड कास्ट AFC बराबर होता है TFC अपान QX और AVC बराबर होता है TVC अपान
QX, यह AC हो जाएगा, यह AC हो जाएगा। इसके अलावा AC के अगर आरेख की बात की जाए तो AC का आकार यह U आकार का होता है और ढालदार होता है। ठीक, तो यह क्वेश्चन लागत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात की गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। सामान्य लागत वक्रों में से किस लागत में न्यूनतम बिंदु नहीं होता है? औसत लागत, सीमांत लागत, औसत चर लागत, औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत में जो है सामान्य बिंदु नहीं होता, डी ऑप्शन सही है 7 का। अगला 8 नंबर, निम्न चित्र में औसत स्थिर लागत AFC वक्र OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि AFC कभी शून्य नहीं हो सकता है। हाँ, तो यही सही है, AFC कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम लागत रेखा के ढाल के सही मान को व्यक्त करता है? तो सम लागत रेखा के ढाल के सही मान को PX/PY द्वारा व्यक्त किया जाता है। PX/PY ए ऑप्शन में है, 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्रम लगाने में फर्म द्वारा वहन की गई लागत कहलाती है। तो श्रम जो लगाती है फर्म, उसके द्वारा जो वहन की जाती है लागत, उसे सुनिश्चित या स्पष्ट लागत कहा जाता है। सुनिश्चित लागत श्रम लगाने में फर्म द्वारा जो लागत वहन की जाती है उसे सुनिश्चित लागत कहा जाता है। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है, तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। सही है 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कौन से एक U आकार का नहीं होता है? तो AFC U आकार का नहीं होता है। सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र सही क्या है? तो सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र जो है MC बराबर TCN-1 TCN-1 MC। तो डी ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। क्या है? 12-13 का सही आंसर डी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, रेडक्लिफ समिति संबंधित है जनसंख्या पर नियंत्रण से, आयात निर्यात से, रोजगार में वृद्धि से, मौद्रिक प्रणाली के क्रियान्वयन से। तो रेडक्लिफ समिति या रिपोर्ट जो है मौद्रिक प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित है, 14 डी सही। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी लागत दशाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? लागत में निरपेक्ष अंतर, लागत में तुलनात्मक अंतर, लागत में समान अंतर, लागत में सापेक्ष अंतर। तो लागत में समान अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। जब लागत सब कहीं समान होगी तो व्यापार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुस्ताव कौशल, सैमुअल्सन, हिक्स, रॉबिन्सन। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गुस्ताव कौशल द्वारा किया गया था, बी सही है। इसका किसका? 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, व्युत्क्रमी मांग की अवधारणा ने प्रस्तुत की थी? तो व्युत्क्रमी मांग की अवधारणा JS मिल द्वारा दी गई थी, 17 का सही आंसर सी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ीकवादी अर्थशास्त्री विश्वास करते थे? तो बड़ी किसमें? सीमित व्यापार में, कृषि व्यापार में, बहुमूल्य धातु प्राप्त करने में, स्वतंत्र व्यापार में। थोड़ा बड़ीकवादी जो है बहुमूल्य धातु प्राप्त करने में विश्वास करते थे, 18 का सही आंसर सी है। और प्रकृतिवादी जो है कृषि में विश्वास करते थे, 19 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र DX बराबर A+BPX में मांग का स्वायत्त भाग कौन सा? तो ए जो है मांग का स्वायत्त भाग है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो यह मांग का स्वायत्त भाग है। बाकी 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्यात भारत में नहीं होता है? तो भारत में किसका? सूती कपड़ा, चमड़ा, तंबाकू, खाद्यान्न तेल। तो खाद्यान्न तेल का निर्यात भारत में नहीं होता है, डी सही है 20 का। 21 नंबर, लियोनटिव विरोधाभास किससे संबंधित है? तो लियोनटिव विरोधाभास हैक्सचर-ओलिन सिद्धांत से संबंधित है, 21 का सही आंसर डी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एक लोच है तो इष्टतम प्रशुल्क होगा? तो यदि विदेशी प्रस्ताव में एक लोच है तो इष्टतम प्रशुल्क जो है वह अनंत होगा, बी सही है 22 का। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के उपाय हैं, मुक्त व्यापार है, डंपिंग है, कोटा है, तटकर है। तो यह चित्र जो है वह तटकर की बात कर रहा है, तटकर डी सही है। अगला है प्रशुल्क है, तो प्रशुल्क एक प्रकार का कर है, और टैरिफ या प्रशुल्क जो है एक ऐसा कर है जो सरकार द्वारा अन्य देशों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है जो कीमत बढ़ने से रोकता है। या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाला कर जो
आमतौर पर 5% तक होता है, लेकिन किसी भी देश द्वारा घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रशुल्क कहलाता है, और प्रशुल्क जो है सामान्यतः आयातित वस्तु पर लगाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रशुल्क सामान्यतः मुख्य रूप से आयातित वस्तुओं पर ही लगाया जाता है, जो वस्तुएं आयात की जाती हैं। अगला है जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत हुआ। तो जुलाई 1991 में 1 और 3 जुलाई 2 बार 91 में रुपए का अवमूल्यन हुआ, और जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन जो है 18-19% हुआ था। सी ऑप्शन सही है 25 का।